Hello students, welcome to Anthropshala and I am back because of a cause. और ये कॉज है आपके रैंक्स। पिछले 2 साल में जब हमने ये चैनल खोला था, we were able to produce officially many ranks like rank 33, 36, 64, 112, 116, etc. 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 और अभी तक हमें कॉल्स आते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कैसे इस चैनल ने उनकी प्रोग्रेस के अंदर कैसे आंसर राइटिंग करनी है, किस तरीके से जो है वो कंसेप्ट्स को समझना है, उन सारी चीज़ों के अंदर उनकी अंडरस्टैंडिंग बनाने में जो है बहुत मदद की थी। एंड आई विश टू कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर जर्नी। और पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया और उस अध्ययन से जो है वो यही निष्कर्ष निकला है कि इस चैनल को और ज़्यादा जो है वो आगे लेके जाया जाए, बिकॉज दिस चैनल हैज़ दैट स्ट्रेंथ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से एंड दैट टू इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर आप अपनी एंथ्रोपोलॉजी की जर्नी को जो है वो आगे बढ़ा सकते हो। इस चैनल के अंदर हमने पिछले 2 साल के अंदर जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं सिलेबस को कैसे डिकोड करना है, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आंसर राइटिंग के अंदर क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको जो है वो ब्रश करके लेके जाने हैं इन दी एग्जामिनेशन, वो सारी चीज़ों के बारे में जो है वो हमने बात की। एंड दिस इज़ द टाइम कि हम इस चैनल को अब एक नए मुकाम के ऊपर जो है वो ले जाएं, नए लेवल के ऊपर ले जाएं। एंड इन दिस वीडियो आई एम पर्टिकुलरली गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि हम किस तरीके से इस चैनल के माध्यम से आपकी सेवा कर सकते हैं। देखिए, जब हम किसी रैंक के बारे में बात करते हैं या फिर हम जब ये बात करते हैं कि कैसे 280 से ज़्यादा जो है वो आप मार्क्स लेके जा सकते हो, तो हमारे दिमाग में 3 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज है कंसेप्चुअल क्लैरिटी की, दूसरी स्टेज होती है आंसर राइटिंग की, और तीसरी स्टेज होती है इवैल्यूएशंस की, या फिर जिसको जो है वो हम टेस्ट सीरीज की जो है वो स्टेज कह देते हैं। पहली स्टेज से जो है वो हम शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के अंदर जो पहला स्टेप होता है वो होता है सिलेबस का स्टेप, कि आपको सिलेबस के बारे में जो है, जो सिलेबस के अंदर कीवर्ड्स दिए गए हैं उनके बारे में एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उनके बारे में, उनके मीनिंग्स के बारे में, उनके इंटरप्रिटेशंस के बारे में, क्यों सिलेबस इस तरीके से लिखा गया है, व्हाट डज एग्जामिनर वांट फ्रॉम यू, इसके बारे में काफ़ी अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक चैप्टर है, द चैप्टर ऑफ मैरिज। चैप्टर ऑफ मैरिज इट स्टार्ट्स विद द यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज और द यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज। क्योंकि मैरिज का सारा जो मुद्दा है वो इसी यूनिवर्सल डेफिनेशन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद वो आप धीरे धीरे टाइप्स ऑफ मैरिज, या फिर मैरिज के अंदर क्या डाइवर्सिटी है, मैरिज और फैमिली किस तरह से जो है वो चेंज कर रही है, इन सारी चीजों के बारे में आप समझना शुरू कर देते हैं। कैसे ये अलग अलग टॉपिक्स एक दूसरे के साथ को ज्वाइंड हैं, इनके बारे में जो है वो आपको समझना है। और जैसे जैसे आप सिलेबस को आगे पढ़ते चले जाओगे तो आपको यह समझ में आता चला जाएगा दैट सिलेबस इट हैज बीन रिटन लाइक अ स्टोरी। ऐसा क्यों? क्योंकि मर्डॉक ने मैरिज चैप्टर के अंदर जो पहले थिंकर हम पढ़ते हैं दैट इज मर्डॉक ने एक यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज जो है वो देने की कोशिश की, और यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज के अंदर उन्होंने बहुत ही ज्यादा यूरोसेंट्रिक डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि मैरिज ऐसी होती है जिसके अंदर एक औरत और मर्द के बीच में शादी होगी, बच्चा पैदा होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगी, एक घर के अंदर सब लोग रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम मैरिज की वेरिएशन की तरफ चलते गए, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आती गई, मैरिज की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आती चली गई, तो वैसे वैसे हमें यह पता चला कि मैरिज की एक डेफिनेशन जो है वो नहीं दी जा सकती। हम अलग अलग डेफिनेशंस के ऊपर हमने पॉन्डर करना स्टार्ट किया और बहुत सारी डेफिनेशंस और बहुत सारी डाइवर्सिटी जो है वो हमारे सामने आ गई। और यही डाइवर्सिटी और ज्यादा डाइवर्स होती चली जा रही है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन।
मॉडर्नाइजेशन, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जितने भी सवाल अभी तक आपसे पूछे गए हैं मैरिज चैप्टर से या फिर रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि फैमिली चैप्टर से पूछे गए हैं, वो इसी एक कहानी से पूछे गए हैं, इसी एक सूत्र से पूछे गए हैं। हर एक चैप्टर एक कहानी लेके आता है आपके सामने, और इसी चीज को कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहते हैं। जब आप वो सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ पाते हो, दैट व्हाई so and so topics are written in the syllabus. It is not just कि टाइप्स ऑफ मैरिज है तो रट्टा लगा लिया, उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं कहते हैं। पहला स्टेप होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। क्यों? क्योंकि कल को आपसे सवाल जब पूछे जाएंगे तो सवालों का जो इंटरप्रिटेशन है वो आप उसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर करते हो। द सेकेंड थिंग, it is the interrelation of different components of the syllabus। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन इज अ कल्चरल यूनिवर्सल। तो रिलीजन की शुरुआत किससे हुई थी? इट स्टार्टेड प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू मेनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रॉम द नियंदरथाल मैन। ठीक है, तो इस तरीके से रिलीजन चैप्टर और आपका एवोल्यूशन का चैप्टर, दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। जब हम थ्योरीज के बारे में बात करते हैं तो पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर हम एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में जो है बात करते हैं जिन्होंने डोसाइल बॉडीज और बहुत सारे कंसेप्ट्स दिए। और फिर उसके बाद जो है नैन्सी स्पेंसर ह्यूज की भी बात आती है। अब सीधा सीधा नैन्सी स्पेंसर ह्यूज को आप एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर यूज करते हैं, पॉल फार्मर को आप एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। उसी के ऊपर इस साल जो है वो सवाल भी पूछे गए थे। तो इस तरीके से आप धीरे 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 अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर रिलेशंस जो है वो बनाना शुरू करते हो कि सिलेबस को कैसे एक होलिस्टिक तरीके से पढ़ा जाए। ठीक है, ये सारी चीजें अब कैसे बनती हैं? ये सारी चीजें बनती है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसी से आपका दूसरा पढ़ाव जो है वो शुरू हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ये एनालाइज कर पाते हो कि यूपीएससी का फोकस कहां पे है, किन थीम एरियाज के ऊपर फोकस है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी किनशिप से जो सवाल आगे पूछे जाएंगे, दैट विल बी बेस्ड अपॉन द डिबेट्स इन किनशिप। क्यों? क्योंकि पिछले से पिछले साल आपसे क्या सवाल पूछा गया था कि मैट्रिलिनियल सोसाइटीज के अंदर क्यों रूल्स ऑफ डिसेंट दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग विद द रूल्स ऑफ रेजिडेंस। इस साल क्या सवाल पूछा गया? पुरम किनशिप के ऊपर। पुरम किनशिप इट इज रिलेटिंग टू द डिबेट ऑफ अलायंस वर्सेस डिसेंट। सिमिलरली मैट्रिलिनियलिटी के ऊपर, दैट इज अ डिसेंट लॉ, उसके ऊपर जो है वो दिस वाज वन ऑफ द डिबेट। तो अभी हमें किनशिप चैप्टर के अंदर जो डिबेट्स हैं उसके बारे में जो है वो बात करनी है। सो एनालाइज दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, उसका जो है आप अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिए, थीम्स निकालिए, और उसी से जो है वो आपको आने वाली प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चलेगा कि कहां से आगे सवाल पूछे जाएंगे। और यहां से आप इवेंचुअली धीरे धीरे जो प्रोबेबल टॉपिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से याद कर सकते हो या फिर अच्छे तरीके से उनको जो है प्रिपेयर कर सकते हो। देन उसके बाद बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही, दैट हाउ टू आंसर। जब हम हाउ टू आंसर की बात करते हैं तो यूपीएससी की जो आंसर राइटिंग है वो, खास करके जो ऑप्शनल्स की आंसर राइटिंग है, वो जर्नल स्टडीज से जो है वो काफी अलग हो जाती है। जर्नल स्टडीज के अंदर जहां पे नंबर ऑफ पॉइंट्स या फिर नंबर ऑफ डायमेंशंस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ऑप्शनल के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके नुआंसेस को देखा जाता है।
यह देखा जाता है कि एग्जैक्टली क्या आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में या फिर इस पर्टिकुलर सवाल के बारे में कितनी नॉलेज थी, कोई नुआंस ऐड कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अर्बनाइजेशन के क्या इंपैक्ट्स पड़े हैं फैमिली के ऊपर, तो बच्चे कहेंगे कि ठीक है, अर्बनाइजेशन का पहला इंपैक्ट पड़ा है कि आपकी न्यूक्लियर फैमिली जो है वो बननी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर विरोधाभास है, इसके अंदर नुआंस है। नुआंस ये है कि न्यूक्लियर फैमिली, पेट्रिशिया ओबराय कहती है कि नॉर्थ इंडियन सिटीज के अंदर बननी स्टार्ट हुई है, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम विलेजेस के अंदर देखें या छोटे छोटे टाउन्स के अंदर देखें तो वहां पे अभी भी ज्वाइंटनेस है। न्यूक्लियर फैमिली सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चरल फिनोमिना है सिटीज के अंदर भी, लेकिन फंक्शनली अभी भी हम ज्वाइंटनेस के अंदर रह रहे हैं। तो यहां पे नुआंस है। फिर उसके बाद अगली बात आती है, विमेन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है। विमेन को ज्यादा वॉइस मिली है, अच्छा, लेकिन हॉस्टाइल्ड कहती हैं कि विमेन को वॉइस तो चलो मिल गई, लेकिन वो डबल बर्डन के नीचे हैं, वो डबल शिफ्ट जो है वो कर रही हैं। बाहर का काम भी उनके शोल्डर्स के ऊपर है, घर का काम भी उनके शोल्डर्स के ऊपर है। तो क्या यह डबल शिफ्ट वाला फिनोमिना भी हर एक विमेन के साथ हुआ है? नहीं। जो डिस्प्लेस्ड विमेन हैं, जो आदिवासी हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं। वहां पे आपके पास अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट और अलग अलग केस स्टडीज आपकी सहायता करती हैं, और आपको लिखना नहीं है उनको कि जस्ट जो है वो नाम लिख के आ गए, नहीं, आपको आंसर करना है। और ये चीजें, ये केस स्टडीज, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग द नेम ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये सारी चीजें जो है वो आपके आंसर्स के अंदर एक नुआंस ऐड करती हैं। ठीक है। सो सबसे पहली जो चीज है वो आपको सवाल का इंटरप्रिटेशन करना है, और उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आपको जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो पेश करनी होती है। और ये सारी चीजें अगेन, इसका बेस कहां से बनता है? इसका बेस बनता है जैसे जैसे आप बहुत ही स्कोप के अंदर रह के पढ़ना शुरू कर देते हो, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग लेना शुरू कर देते हो, तो वैसे वैसे आपका जो बेस है या फिर आपके बेसिक्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं। जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझते हो, आप उनके पीछे वाली एकेडमिक डिबेट्स को समझते हो, वैसे वैसे चीजें जो है वो आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अगली जो एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की है पिछले एक साल के अंदर ट्रेंड में, वो ये है, पहले हम इसको ज्यादा जो है वो मानते नहीं थे, बाकी और ऑप्शनल में जो है वो हुआ करती थी। हर एक ऑप्शनल का, हर एक डिसिप्लिन का अपना एक लेक्सिकन होता है। अभी तक एंथ्रोपोलॉजी के जो सवाल पूछे जा रहे थे वो बहुत ही साफ, स्पष्ट और सिंपल लैंग्वेज के अंदर पूछे जा रहे थे, और अगर आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर जो है वो सवाल का जवाब देते हो तो कोई नंबर नहीं कटते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप सवालों को देखेंगे तो सवालों का स्तर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। वहां पे जो एक लेक्सिकन है, जो एक टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं, दे आर क्वाइट टेक्निकल, सो यू विल हैव टू अपडेट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपसे पूछा गया कि कैसे जो फैमिली की डेफिनेशन है, या फिर जैसे जैसे हमने फैमिली के वेरिएशंस जो है या फिर मैरिज की वेरिएशंस को जो है वो देखना शुरू किया है, तो कैसे उससे सोशल रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट हमारा जो है वो डाइवर्सिफाई हुआ। कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। अब सोशल रिप्रोडक्शन, इट इज अ फिनोमिना जो कि आपके पास जो है वो फैमिलियलिटी, सोशल कैपिटल और सोशल इनइक्वालिटी, तीनों चीजों के ऊपर जो है वो बेस्ड है। तो जब यूपीएससी सवालों के अंदर की टर्म्स या फिर आपके पास जो लेक्सिकन है उसको अपडेट करती है, तो आंसर्स के अंदर भी आपको लेक्सिकन जो है वो अपडेट करना होता है। एंड देन यू हैव द लास्ट स्टेज, जिसके अंदर जो है वो आप अच्छे तरीके से अपने आप को इवेल्युएट करवाते हैं। आप जो है वो टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट्स हैं उनको जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं। टेस्ट से जो आपकी कमियां होती हैं, किस तरह से आपको टाइम को मैनेज करना है,
उन सारी चीजों के बारे में आपको जो है पता चलता है। तो दीज आर द मेजर थिंग्स और दीज आर द मेजर एस्पेक्ट्स जिसके ऊपर आपका सब्जेक्ट जो है वो जिंदा रहता है, एंथ्रोपोलॉजी जिंदा रहती है। तो आज से एक प्रॉमिस मेरी साइड से है और एक प्रॉमिस आपकी साइड से होगा। मेरी साइड से यह प्रॉमिस है दैट फ्रीक्वेंटली आई विल बी गाइडिंग यू ऑन दीज पिलर्स, कि कैसे अंडरस्टैंडिंग बनानी है, हर एक चैप्टर की क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसका क्या नुआंस है, वहां से कैसे सवाल पूछे गए हैं, क्यों सवाल पूछे गए हैं और कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कैसे आपको जो है सवाल का जवाब देना है। ठीक है। जो दूसरा प्रॉमिस आपकी साइड से जो है वो हमें चाहिए वो ये है दैट बी इंटरेक्टिव, और इन चीजों को साइडलाइन कर दीजिए अभी, दैट देयर आर सो एंड सो गाइड बुक्स, वो गाइड बुक्स पढ़ेंगे और उन गाइड बुक्स को पढ़ करके जो है वो हम अपने आंसर्स के अंदर लिख के आ जाएंगे और हमारे नंबर आ जाएंगे। उस चीज को अभी छोड़ दीजिए। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, स्टार्ट वर्किंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्टार्ट वर्किंग बाय राइटिंग मोर आंसर्स। ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग जर्नल स्टडीज की, ऑप्शनल की, दोनों अलग होती है। तो इन चीजों के ऊपर जो है वो काम करना शुरू कीजिए एंड देयर इज नो डाउट कि आप जो है वो लिस्ट के अंदर नहीं होंगे और आपके बढ़िया रैंक्स जो है वो नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच।